हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी सॉलिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हमारा कोई भी जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है। रिजिड होने का मतलब क्या है? जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इस पेन की शेप को चेंज करने की कोशिश करूं तो इतनी आसानी से ये पेन अपने शेप को चेंज नहीं करने देता। ये पेन जो होता है वो रेजिस्ट करता है, वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देता। तो ये जो टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप, या फिर जो एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं पर ये अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, इसको हम रिजिडिटी कहते हैं। तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। जैसे कि ये पेन अपने शेप को नहीं चेंज होने दे रहा, ये मेडल, अगर हम इस मेडल को भी, इसके शेप को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो ये अपने शेप को चेंज नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और ये रिजिड है। इनका एक डेफिनेट शेप है, देखिए इसका एक डेफिनेट शेप है सर्कुलर, इसका डेफिनेट मास भी है और डेफिनेट वैल्यूम भी है। तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वैल्यूम होता है। इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब वो छोटे से पार्टिकल्स जिससे ये पेन बना है, उन्हें हम एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो हमारे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। हमारे सॉलिड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड्स। हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स काफी रिजिड होते हैं जैसे कि डायमंड, जबकि हमारे अमरफस सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं नेचर में जैसे कि रबर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं और अमरफस सॉलिड्स को सीडो सॉलिड्स। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सॉलिड्स। अमरफस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अमरफस सॉलिड्स के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जैसे कि ग्लास। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज नहीं होते, उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, जबकि अमरफस सॉलिड्स में सारे पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होते हैं और रैंडम अरेंजमेंट की वजह से वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है, इसीलिए हमारे सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एनआइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक सेम क्रिस्टल में, मान लीजिए एक डायमंड का क्रिस्टल लूं और उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करूं, तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। इसीलिए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। तो एनआइसोट्रोपी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्हेन सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल, डिफरेंट वैल्यूज आर फाउंड। एनआइसोट्रोपी का रीजन क्या होता है? एनआइसोट्रोपी इसलिए होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंटली अरेंज होते हैं, इसीलिए हमें एनआइसोट्रोपी मिलती है। हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, जबकि अमरफस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए रबर का ये क्रिस्टल मैंने लिया, अब रबर का मैंने ये क्रिस्टल लिया, अगर मैं मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करूँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये रबर क्या है? आइसोट्रोपिक है नेचर में। तो जो हमारे अमरफस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि उनका एक एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे डायमंड के लिए हम बता सकते हैं, डायमंड के लिए हम बता सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डायमंड मेल्ट कर जाएगा। जबकि जो हमारे अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनका डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि आप कोई एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता सकते कि ये, आप एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते कि ये इरेजर कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट करेगी। ये धीरे धीरे सॉफ्ट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि हम मान लेते हैं 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज, ये जो रेंज का टेम्परेचर है, इस रेंज में ये ग्रेजुअली सॉफ्टन होगी और फिर धीरे धीरे मेल्ट करेगी। हम एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते कि ये इरेजर कब मेल्ट होगी। हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, यानी कि कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट रिक्वायर है डायमंड को मेल्ट करने के लिए, वो डेफिनेट होता है। जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है, जो हीट रिक्वायर होती है, वो डेफिनेट होती है। जबकि इस रबर को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट लगेगी वो डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है। आप बता नहीं सकते कि इस रबर को मेल्ट करने के लिए एग्जैक्ट कितनी हीट लगेगी। दूसरा, हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है? क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं डायमंड को कट करूं, अगर मैं डायमंड को कट करूं तो जो नए जनरेट सर्फेसेस होंगे, यानी जो न्यू सर्फेसेस मुझे मिलेंगे वो स्मूथ होंगे। जबकि अगर मैं एमरफस सॉलिड को कट करूं तो हमें इरेगुलर सर्फेसेस मिलते हैं। जैसे कि मैं अगर इस इरेजर को कट करूं तो मुझे इरेगुलर सर्फेस मिलेंगे, जो नए सर्फेसेस जनरेट होंगे वो इरेगुलर होंगे। क्लीवेज प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कट इनटू पीसेस विद प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, वेयर एज अमरफस सॉलिड्स आर कट इनटू पीसेस विद इरेगुलर सर्फेसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल हैं जैसे कि क्वार्ट्ज, डायमंड, NaCl, जबकि हमारे अमरफस सॉलिड्स के एग्जांपल है रबर, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, एसेट्रा। So now we will see that what are polycrystalline solids. Polycrystalline solids are the solids which apparently appear amorphous but have microcrystalline structure. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो अपीयर एमरफस होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि वो एमरफस है, लेकिन एक्चुअल में जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोक्रिस्टलीन होता है। हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बेसिकली 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम सबसे पहले देखते हैं आयनिक सॉलिड।
आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयन होते हैं। आयन मतलब जिन पर चार्ज हो, जैसे कि कटायन, अनायन, Na+Cl-, ये सारे जो हमारे आयंस होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड के। जबकि जो मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स मतलब पॉजिटिव आयंस, एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र होता है, उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटालिक सॉलिड्स के। कोवेलेंट सॉलिड्स में हमारे जो एटम्स होते हैं नॉन मेटल के, वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होती है। मेटालिक सॉलिड में हमारा मेटालिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट सॉलिड में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या होता है, गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम उसके बाद बात करेंगे कंडक्टिविटी की। जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं सॉलिड में। क्यों? क्योंकि अगर जब हमारे आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो एक्चुअल में वहां पर आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। आयंस ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर सॉलिड फॉर्म में आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जबकि मोल्टेन और एक्वस स्टेट में आयन बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए हमारा आयनिक सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर होता है मोल्टेन और एक्वस स्टेट में। मेटालिक सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेन स्टेट में भी। जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो काफी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटालिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है। अब हम देखेंगे फिजिकल नेचर। जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब वो आसानी से टूट जाते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, MgCl2, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे मेटालिक सॉलिड्स। हमारे मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब कि हम उनको थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम हमारे मेटालिक सॉलिड्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी मेलिबिलिटी कहलाती है। डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब अगर हम चाहें तो हमारे मेटालिक सॉलिड्स को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। हमारे मेटालिक सॉलिड्स लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब शाइनी होते हैं, नेचर में बिल्कुल चमकदार होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि सिल्वर। सिल्वर आपने देखा होगा कि हम सोने से कई तरह के ज्वेलरीज बनाते हैं। वो हम इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि उनमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम उनको बीट कर सकते हैं, उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आसानी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं सोने से। हमारे इसमें और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक। उसके बाद हम देखेंगे हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में हमारे एग्जाम्पल हैं डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट। वैसे ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शन है क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि और कोई कोवेलेंट सॉलिड गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। डायमंड में कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि ग्रेफाइट में जो हमारा कार्बन होता है वो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करता है, इसीलिए हमारा ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम देखेंगे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे तीनों ही टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अब हम बात करेंगे फोर्सेस की। तो हमारे जो नॉन पोलर सॉलिड्स में जो फोर्सेस होती है वो होती है डिस्पर्जन, लंडन फोर्सेस। ये हमारी वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे मान लेते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं HCl। तो इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, जो इंटरेक्शन पार्शियल चार्जेस की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। फिजिकल नेचर की बात करें तो नॉन पोलर सॉफ्ट होते हैं और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। एग्जाम्पल में नॉन पोलर में हीलियम, नियॉन, एर्गन, ड्राई आइस, जबकि पोलर में हमारे सॉलिड HCl, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड में आइस हमारा एग्जाम्पल है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्रिस्टल और स्पेस लैटिस। हमारा जो क्रिस्टल और स्पेस लैटिस होता है वो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि हमारे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स का जो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक डेफिनेट पैटर्न में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया है, तो इसको हम क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। यहाँ पर देखिए इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम इन्हें लैटिस पॉइंट्स कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है स्पेस लैटिस का। इस पूरे स्पेस लैटिस का हमारा ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारा जो क्यूब है ये हमारा यूनिट सेल है। ये जो हमारा यूनिट सेल होता है वो प्रोवाइड करता है ये हमारा जो यूनिट सेल होता है वो एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है सारी प्रॉपर्टीज का। यानी अगर हम यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि क्रिस्टल सेल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। हमारा यूनिट सेल बेसिकली कैरेक्टराइज होता है 6 पैरामीटर्स पर। अब ये पैरामीटर्स क्या है? एजेस। जैसे यूनिट्स, ये हमारा यूनिट सेल है, यहाँ पर एजेस है, ये हमारी ए एज, ये बी और ये सी एज। ये हमारी जो एजेस होती है इनसे हम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। हो सकता है कि आपस में परपेंडिकुलर हो और हो सकता है आपस में परपेंडिकुलर ना भी हो। नेक्स्ट हमारे एंगल्स होते हैं। एंगल्स जैसे एज ए और एज बी के बीच का एंगल है गामा, बी और सी के बीच का एंगल है अल्फा और ए और सी के बीच का एंगल है बीटा। ये एंगल्स और ये एजेस हमारे यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। So basically there are two kind of unit cell. First is primitive or simple cubic unit cell. Second is non-primitive और central unit cell. प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स, आयंस या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके रूम में 8 कॉर्नर्स है ना। अगर उन कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तब हम उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्यूब है, इसमें टोटल 8 वर्टिसेस हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टिसेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। जब इन वर्टिसेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्लस अदर पोजीशंस पर भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये अदर पोजीशंस क्या है? अदर पोजीशंस जैसे कि आपके रूम में टोटल 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं, एक टॉप और एक बॉटम, यानी कि टोटल 6 फेसेस हैं। अब क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं तो फेस सेंटर भी 6 होंगे। इसी तरह क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं और 6 फेस सेंटर भी होते हैं। अब हम अगर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिवाइड करें तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेस सेंटर पर भी हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं प्लस बॉडी के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। अब बॉडी का सेंटर तो एक ही होता है, किसी भी बॉडी का जो सेंटर है वो क्या है? एक ही तो होता है। तो यानी एक जो बॉडी सेंटर होता है उस पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जो हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसमें कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं प्लस किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पर एटम प्रेजेंट होते हैं। 2 अपोजिट फेसेस का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके रूम में 4 दीवारें हैं तो कोई भी 2 दीवारें जो आमने सामने हैं, अपोजिट का मतलब जो आमने सामने हैं, उन पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप अपने रूम में टॉप और बॉटम पे मान लीजिए एटम्स प्रेजेंट हैं, तो टॉप और बॉटम 2 अपोजिट फेसेस हैं। ये होता है हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम देखेंगे कि हमारा जेड क्या होता है। जेड हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है। अब हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? किसी भी यूनिट सेल के लिए हम जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं? जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक यूनिट सेल है, ये हमारा क्या है? एक यूनिट सेल है। अब देखिए क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसमें कई सारे यूनिट सेल होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक यूनिट सेल है और ये उसका फेस है और ये फेस सेंटर है, और हमारा दूसरा यूनिट सेल ये है। हम मान लेते हैं ये हमारा एक यूनिट सेल है और ये भी हमारा एक यूनिट सेल है। ये हमारी यूनिट सेल का फेस सेंटर है और यहाँ भी फेस सेंटर है। अगर अब हम यहाँ पर कोई एटम, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लीजिए इन दोनों यूनिट सेल के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से है, ये हमारा यूनिट सेल है, इसके फेस सेंटर पर और इसके फेस सेंटर पर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अब अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। यानी इन दोनों के फेस सेंटर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आधा आधा है। तो यानी इस यूनिट सेल के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो हाफ होगा। तो यानी फेस सेंटर्स पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है। ऐसे ही जो कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो यहाँ पर हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो यानी 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो हमने 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया।
प्लस फेस सेंटर कितने होते हैं 6, तो फेस सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे 6, और जो फेस सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 3 = 4, यानी कि जो हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं वो 4 होते हैं। अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर, और हर एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो हमने 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस हमारा एक एटम, मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए एक बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारी एक बॉडी है, यानी कि हमारा एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में हम मान लेते हैं कोई एटम है जो सेंटर पर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर कोई सेंटर पर मान लेते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे कि ये। अब इस बॉडी में मान लेते हैं सेंटर पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी बॉडी का है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी यूनिट सेल के लिए है। तो यानी बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 ही होता है, वो कंप्लीटली कंट्रीब्यूटेड होता है अपने यूनिट सेल के लिए। इसलिए बॉडी सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा उसके लिए 1, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं होता, और बॉडी सेंटर एक ही होता है तो एक ही कांस्टेंट पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट होगा। तो यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं वो 2 होते हैं। अब हम देखेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक में, एंड सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर, और हर कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसीलिए हमने 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई किया। प्लस किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 अपोजिट फेसेस पर सिंपल सी बात है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और उनका कंट्रीब्यूशन हर जो फेस सेंटर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, इसलिए हमने 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि हमारे जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं वो कितने होते हैं 2। अब हम देखेंगे हमारे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड की वैल्यू क्या होती है। इसमें सिंपली हमारे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने 8, इसलिए हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 8। हमारे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो इसलिए हम 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यानी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं जो जेड की वैल्यू होती है वो 1 होती है।